नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर जो है नेशनलिज्म आ रहा है, तो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, किस चीज़ के लिए होता है, ये आपके सवाल आएगा। तो कई बार ये सवाल जो ना इस हेडिंग से ही पूछ लेते हैं एज इट इज़, ठीक है। कई बार इसका इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो व्यू है कि भाई हाँ इसका इकोनॉमिक स्फेयर में क्या मतलब है, इसका पॉलिटिकल स्फेयर में क्या मतलब है, वो पूछ लेते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं या कंप्लीट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, किताब से 3-4 बार इसको रीडिंग करनी है। 2-3 पैराग्राफ है, 3-4 बार रीडिंग करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आपका कंटेंट वहीं पे तैयार हो जाएगा, बात खत्म। तो देखो यहाँ पर क्या है कि नेशनल यूनिटी के जो आइडिया थे अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में वॉज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। मतलब यहाँ पर लिबरलिज्म, लिबरल का मतलब क्या होता है, जो रूट वर्ड है लिबरलिज्म का वो डिराइव किस होता है, लिबर से। लिबर मतलब फ्री, मतलब आप किसी चीज को फ्री कर दो। लिबरलिज्म मतलब क्या हो गया कि रूट वर्ड जो है इसका मतलब है फ्री। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को फ्री कर रहे हो, किसी चीज को जो बंधन बंधे हुए हैं या जो लॉज हैं या रूल्स हैं उससे फ्री कर रहे हो। मतलब आप फ्रीली कोई चीज, लिबरल माइंडसेट से चल रहे हो, ठीक है। एक होता है ऑर्थोडॉक्सी माइंडसेट, एक होता है लिबरल माइंडसेट, मतलब जो एक्चुअली दिमाग से फ्री है, ठीक है, जो रैशनलिज्म पे डिसीजन लेगा, हाँ या पॉजिटिव या नेगेटिव पे डिसीजन लेगा, ठीक है, वो चीज़ है। So the term liberalism derived from the root word liber that is called free for the new middle class। अब मैंने आपको बताया एक है लो क्लास, एक है हाई क्लास, ठीक है। दिस इज लो क्लास, दिस इज हाई क्लास, रिच पीपल, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। अब इनके बीच में एक नई क्लास आती है, इस क्लास को हम बोलते हैं, ये वाली जो क्लास है इस क्लास को हम बोलते हैं मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास इतनी भी गरीब नहीं है, लो क्लास इतनी, इनके पास ठीक ठाक पैसे हैं। तो ये अगर ठीक ठाक पैसे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे किसमें, एजुकेशन में, स्किल्स में, ठीक है। ट्रेडिंग वगैरह ये करते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास कहलाती है। अब इनके एस्पिरेशंस यहाँ तक पहुँचने के हैं, ये इनको सवाल करते हैं, ये इनके तौर तरीकों पर, हालांकि करते ये भी है पर ये कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि इनके पास ना इतनी शक्ति, ना इतनी ताकत है, ना इतना टाइम है। ये शक्ति रखते हैं, थोड़ा टाइम रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो ये इन पर सवाल उठाते हैं, ये यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। एजुकेटेड होते हैं तो ये एक्चुअली इनको गाइडेंस भी देते हैं, लो क्लास वाले लोगों को, ठीक है, ये इनको गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। तो हमेशा आप देख लेना किसी भी देश के अंदर, किसी भी दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाओगे तो जो रिफॉर्म्स या जो एक्चुअली ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ये रिवॉल्यूशंस, ये सारे मिडिल क्लास हमेशा यही करेगी। क्यों, एजुकेटेड है, स्किल्ड है। तो यहाँ पर फॉर न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मतलब यहाँ पर ये जो मिडिल क्लास थी इसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, मतलब हर व्यक्ति के लिए अपना अपना मतलब होता है। तो इसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, मतलब फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड मतलब सभी लोगों को आज़ादी का अधिकार, और क्या था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के समक्ष सभी लोग जो हैं बराबर हों, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मतलब अब यहाँ पर कानून का राज चलेगा, अब यहाँ पर फ्रीडम रहेगी सबको, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सभी के लिए, इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम कर दी हमने, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या करा इसमें कि इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप स्टेट्स के आधार पर, यानी कि थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, यानी कि आपकी जाति, आपके धर्म या कि आपके बर्थ के आधार पर आप जो है यहाँ पर डिसीजन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अधिकार है वो जो लॉ है, लॉ के सामने जो है सभी लोग बराबर हैं, इक्वालिटी है, तो लॉ के विरोध में कोई नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा इनका मतलब था। तो मतलब जैसे इंडिया में भी कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 14 का अगर आप जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो वहाँ पर भी ये चीज़ें लिखी हुई है, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, चाहे वो एक धर्म का हो, दूसरे धर्म का हो, किसी भी चीज़ का, मेल हो फीमेल हो, सभी लोग लॉ के समक्ष जो है बराबर हैं, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन द बर्थ या बेस्ड ऑन द एनी अदर क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आपने क्राइम किया तो आपको भी सजा होगी, सर्कमस्टेंसेस सेम है तो सेम सजा होगी, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं तो अलग अलग सजा हो सकती है, ये बात है। तो ये सब्जेक्टिव इशू है, ठीक है। बट हमारे देश में भी ये चीज़ है, और उस समय भी यहाँ पर मिडिल क्लास जो आई थी वो इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ की डिमांड करती है। क्यों करती है, क्योंकि इन्होंने देखा कि समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव टाइप का चीज़ है, बायस्ड है। हाई क्लास वालों को कुछ नहीं होता है, हाई क्लास वाले ना टैक्स भरते हैं, लो क्लास वाले टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। हाई क्लास वालों को बहुत ज़मीन है, बहुत जायदाद है, उनकी जो रिच लाइफ है। लो क्लास वाले बेचारे कई बार भूखे मर जाते हैं, कोई खाने को नहीं होता है।
तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक की, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। तो सोल्यूशन क्या होगा कि साहब आप एक कानून बनाओ और वो कानून सभी के लिए लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून बना रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही, ये किसने कही, ये मिडिल क्लास ने डिमांड करी। तो इनका डिमांड क्या करी, इनका मतलब लिबरलिज्म से ये मतलब था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ऐसे ही आप बना के लिख लिया करो तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि ऐसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ऐसे पढ़ना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप ऐसा बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगला देखो पॉलिटिकली, अब देखो लिबरल नेशनलिज्म का पॉलिटिकली क्या मतलब निकलते हैं अपन। तो पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब लोगों की सहमति से आप गवर्नमेंट बनाओगे, ठीक है। पॉलिटिकली का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, एक तरह से ये बात कहना चाह रहे हैं, यानी कि ऑटोक्रेसी वाली चीजें नहीं होगी, मोनार्की वाली चीजें नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही लिबरलिज्म जो था वो क्या था, ऑटोक्रेसी को खत्म के लिए स्टूड हुआ था, मतलब ऑटोक्रेसी के एंड के लिए स्टूड हुआ था। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, राजा को उठा के फेंक दिया था और यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जनता के चुने हुए लोग जो हैं यहाँ पर बैठते हैं, तो नेशनल असेंबली मतलब पार्लियामेंट ऑफ द फ्रांस हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोक्रेसी मतलब राजशाही या मतलब एक व्यक्ति का जो रूल था वो खत्म हो जाता है, और क्लरिकल प्रिविलेजेस, मतलब ये जो प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं ना कि जो सरकारी अफसर है, सरकारी बाबू, उसको अलग से अधिकार दिए हुए हैं, वो सब खत्म हो गए। एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, मतलब एक संविधान बनेगा, मतलब यहाँ पर रूल्स लिखे जाएंगे इसके अंदर। अब रूल्स लिख दिया कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कौन बनाएगा, किसकी पावर कितनी होगी, सारी बातें हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब जब ये चीज़ें लिख दी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो यहाँ पर क्या सरकार बनेगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो बनेगी उसको हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, थ्रू द पार्लियामेंट। ये समझ में आ गया आपको कि लिबरलिज्म जो है ऑटोक्रेसी को खत्म करने के लिए स्टूड होता है और क्लेरिकल प्रिविलेज को खत्म करने के लिए स्टूड होता है, और एक संविधान बनेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी जो कि पार्लियामेंट के थ्रू जनता पर शासन करेगी। तो मतलब एक तरह से बात क्या हो गई कि जनता के लिए शासन। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसी समय से इस तरह की बातें चल रही थी। तो लिबरलिज्म का अगर पॉलिटिकली अगर मतलब निकालोगे तो इसका मतलब यही निकलेगा, क्या निकलेगा कि आप मतलब जो सरकार है वो जनता खुद चलाएगी, यानी गवर्नमेंट जो चल रही है, गवर्नेंस जो हो रही है वो जनता के कंसेंट से होगी, मतलब उनकी मर्जी के बिना नहीं, ठीक है। भले आपने कितने ही अच्छे रूल्स बनाए हो, लेकिन चुनाव होगा, चुनाव के थ्रू अगर आप चुने जाते हो तो ये आप रूल कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार चुने गए तो हमेशा के लिए रह जाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, ये लिखा ना यहाँ पे देखो, ये रहा कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब गवर्नमेंट बनेगी कंसेंट से। कंसेंट किसकी, लोगों की मतलब कैसे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से हम ये मान रहे हैं कि लिबरलिज्म जो था उसका मतलब लोगों ने क्या निकाला कि ऑटोक्रेसी का खत्म कर दो, मतलब जो एक व्यक्ति का शासन है, ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं उसको खत्म कर दो, मोनार्की वाला सिस्टम है उसको खत्म कर दो, और लागू क्या कर दो, गवर्नमेंट थ्रू द कंसेंट, थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोग वोट डालेंगे फिर सरकार बनेगी, वो शासन करेगी। हर बार आप जो है हर कुछ समय में आप जो है चुनाव करवाइए और इस तरह की सरकार बनाइए। तो ये पॉलिटिकल मतलब इसका निकलता है, किसका, लिबरल नेशनलिज्म का। तो ये आपको एक चीज याद होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई, ठीक है। कुछ नहीं, जो हमारे देश में व्यवस्था है उस तरह की व्यवस्था की डिमांड कर रहे थे, बात खत्म हो गई, ठीक है। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवॉल्युबिलिटी ऑफ, अच्छा अब यहाँ पर ये राइट टू प्रॉपर्टी भी यहाँ पर इन्होंने मतलब मान लिया कि चलो ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज। अब देखो अभी ये मांग कर रहे हैं कि सब इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, कि सब ठीक है, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ण का हो, ये बात मान ली। लेकिन फिर भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज, या फिर इसको अपन ये भी बोलते हैं ना, सफरेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सफरेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली इन दोनों वर्ड का मतलब है राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट। तो राइट टू वोट अभी भी सबको नहीं मिल रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट मतलब जो लोग एडल्ट हो गए उसको राइट टू वोट दे रहे, और यूनिवर्सली मतलब सबको दे रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे। तो अभी भी जो ये चीज़ है इसको हमने अभी तक यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, ये चीज़ हमने अभी तक यहाँ नहीं दी है, ठीक है। Yet you will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। तो हमने फ्रांस के अंदर पिछले साल पढ़ा था, ठीक है, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर प्रॉपर्टी मैन को
एक्टिव सिटीजन का दर्जा दिया गया और यही लोग वोट डालते थे। और राइट, वुमेन्स को तो वोट का अधिकार मिला ही नहीं, ठीक है। फ्रांस के अंदर वुमेन को वोट का अधिकार कब मिला था, ये सवाल बताओ ये, कि फ्रांस के अंदर महिलाओं को राइट टू वोट कब मिला था, ठीक है। राइट टू वोट जो है कब मिला था, ठीक है। आंसर ये, ठीक है, आपकी किताब में लिखा हुआ था, पर आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। तो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस में, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी है उनको राइट टू वोट दिया गया, बाकी किसी को नहीं। बाकी जो महिलाएं हैं या बाकी के जो मेल्स हैं उनको कहीं आपने राइट टू वोट नहीं दिया गया। तो आप एक तरफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बातें कर रहे हो, लेकिन एक तरफ जो है यूनिवर्सल सफरेज को नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये एक समस्या थी, ठीक है। सो मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, महिलाएं एंड मेन विदाउट प्रॉपर्टी इसको भी पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहे, ठीक है। नो पॉलिटिकल राइट्स टू दिस पीपल। अच्छा, राइट टू वोट अगर नहीं दे रहे हैं तो इसको कई बार हम पॉलिटिकल राइट भी बोल देते हैं। देखो पॉलिटिकल राइट क्या होता है, पॉलिटिकल राइट ये होते हैं कि ना तो आप वोट डाल सकते, नहीं सॉरी, पॉलिटिकल राइट क्या होते हैं, या तो आप वोट डालने का अधिकार जो है वो राइट पॉलिटिकल राइट है, या चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो पॉलिटिकल राइट है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है वो पॉलिटिकल राइट है। तो यहाँ पर जब राइट टू वोट ही नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर चुनाव लड़ने की तो बात ही नहीं पैदा होती। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स जो हैं इन सेक्शन वाले लोगों को नहीं दिए गए, मतलब वुमेन्स को नहीं दिए गए और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी नहीं दिए गए, ठीक है। कुछ समय के लिए जब जैकोबिन्स यहाँ पर राज करने आए थे तो यहाँ पर ऑल एडल्ट मेल्स इंजॉय सफरेज, ठीक है। जैकोबिन्स क्लब, जब जैकोबिन्स वाले जो लोग हैं, जैसे रोबोस्फेयर मैक्सिमिलियन आया था उस समय, तो उसने उस समय यहाँ पर थोड़े बहुत जो थे ना, मतलब प्रॉपर्टी राइट्स जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड किए थे और सभी लोगों को, सभी मेन को जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स, सॉरी वोटिंग राइट्स जो है यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। देखो लिखा ना कि ऑल एडल्ट मेन इंजॉय सफरेज, सफरेज मतलब राइट टू वोट, तो सभी लोगों को, सभी मेल्स को जो है यहाँ पर राइट टू वोट दिया गया था। प्रॉपर्टी, ये जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो दे दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, ठीक है। सो द नेपोलियनिक कोड, अब फिर क्या होता है, फिर नेपोलियन आया था, वो मैक्सिमिलियन रोबेस्फेयर मर जाता है, ठीक है, मार देते हैं उसको। फिर इसका फायदा उठाकर नेपोलियन जो है अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर खुद अपना जो शासन है वो स्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। अभी क्या होता है, नेपोलियनिक कोड जो है हमने भी पढ़ा था 1804 का, जब ये आता है तो यहाँ पर ये फिर से जो है सफरेज को लिमिट कर देता है, मतलब सफरेज सबको दे देता है ना मेल्स को, उसको वापस से जो है वापस ले लेगा ये, ठीक है, इसको वापस लिमिट कर देगा। और वुमेन को एक स्टेटस ऑफ माइनर देते हैं, मतलब वुमेन को जो है माइनर स्टेटस, मतलब वुमेन जो है मेल के अंडर में ही रहेगी, ठीक है। शादी से पहले अपने पिता की मतलब अथॉरिटी के अंदर, और शादी के बाद जो है एक्चुअल में अपने हस्बैंड या इन लॉज की अथॉरिटी के अंदर। तो मेन के अंडर ही महिलाएं जो है यहाँ पर रहेगी। तो मतलब यहाँ पर जो इनका स्टेटस है वो क्या है, माइनर का है, ठीक है। जैसे माइनर कौन होते हैं, जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माइनर में आते हैं कि भाई हाँ वो भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, तो हम उनको माइनर का स्टेटस दे देते हैं, ठीक है। तो उनके बिहाफ पर डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं। तो एक्चुअल में आपका डिसीजन कुछ नहीं है, आपके सोसाइटी का डिसीजन होता है आपके लिए, ठीक है, कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये डिसीजन कौन लेता है, आपकी सोसाइटी लेती है। आपको लगता है कि मैं ले रहा हूँ पर एक्चुअली आप लेते नहीं हो। तो वुमेन को एक्चुअली एज ए माइनर इन्होंने रिड्यूस कर दिया। किसने करा ये चीज़, नेपोलियनिक कोड ने। कब आया था ये बताओ, पढ़ाया हुआ मैंने अभी आपको, कब आया था। सो कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, मतलब फादर या हस्बैंड, यानी शादी से पहले फादर या फिर हस्बैंड आफ्टर मैरिज। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी डिमांड ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट थ्रू डिमांडिंग द। अब यहाँ पर पूरे 19वीं और 20वीं शताब्दी में पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करते हैं महिलाओं को, फिर एक्चुअली डिमांड मिलती है, ये सिर्फ पूरी होती है इनकी कब, 1946 के अंदर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था। लिबरल नेशनलिज्म को मिडिल क्लास वाले लोग जो है वो किस तरह से देख लेते, ठीक है।
और जो प्रॉपर्टी जो पॉलिटिकली जो है इसका मतलब क्या निकाला जा रहा था। तो मिडिल क्लास वाले क्या कर रहे थे कि भाई हाँ, हमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ चाहिए, हमें रूल का लॉ चाहिए, ठीक है, हमें फ्रीडम चाहिए। तो ये इसका मतलब निकाल रहे थे। दूसरा यहाँ पर जो पॉलिटिकली है, इसका मतलब क्या निकाल रहा था कि यहाँ पर जो है इक्वालिटी, राइट टू वोट जो है सबको मिलेगा, सबको प्राप्त होना चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा था ना कि हमने पढ़ा था कि मैन जो था वो प्रॉपर्टी वालों को ही एक्चुअली यहाँ पर वो मिल रहा था। फिर कुछ समय के लिए इनको यहाँ पर ये चीज़ दी गई थी, राइट टू वोट, लेकिन फिर से यहाँ पर नेपोलियन कोड ने इसको छीन ली थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, पॉलिटिकली हमने यहाँ पढ़ा था ना, पॉलिटिकली का मतलब क्या था, लिबरल नेशनलिज्म का, कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो या आप इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हो, लेकिन अब सबको इक्वालिटी कहाँ दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये कटाक्ष प्रस्तुत कर रहा है उसका, मतलब जो हमने पीछे पढ़ा था ना उसका बिल्कुल कटाक्ष प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर, कि उसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना ये, कि राइट टू वोट आप दे नहीं रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम सबको इक्वल अधिकार देंगे, लेकिन एक तरफ आप राइट टू वोट नहीं दे रहे हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर दर्शाई गई। तो पॉलिटिकली क्या मतलब था ये बता दिया, ठीक है। तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी था ये बता दिया, ये पॉलिटिकली क्या मतलब था। और यहाँ पर लिबरलिज्म का मतलब मिडिल क्लास वाले क्या निकाल रहे थे वो बता दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखो फिर से बताता हूँ एक बार, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हमें डाउट हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मैं देखो फिर से बताता हूँ कि लिबरल नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म की भावना चल रही थी, तो लिबरलिज्म का मतलब क्या, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो लिबरलिज्म का रूट वर्ड ये है, मिडिल क्लास के लिए ये मतलब है। पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि यार ये चीज़ें बात लिखी हुई है। अब इसका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि अब इक्वालिटी बिफोर लॉ की यहाँ बात करी थी हमने, देखो ये रही इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहाँ गया, अभी पढ़ा था ना यहाँ पे, ये रहा इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी थी हमने, ठीक है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यूनिवर्सल सफरेज नहीं दे रहे हो आप। थोड़ा बहुत दिया था जैकोबिन्स ने, लेकिन फिर से छीन लेने बोले कोर्ट के अंदर, ये बात हो गई। ये बातें लिख लो आप, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। अब ये आ गया इकोनॉमिक स्फीयर। तो अभी हमने पॉलिटिकल स्फीयर पढ़ा, अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक स्फीयर, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, या लिबरलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली का आप यहाँ पे सोचो क्या मतलब होगा। जैसे हमने नेपोलियन कोड आपको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने वो ढंग से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर बता दोगे कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है इकोनॉमिक स्फीयर में। देखो मार्केट को खोल दो, ठीक है, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाओ, लगाना तो एक तरह का लगाओ, करेंसी एक कर दो, वेट मेजरमेंट सिमिलर होना चाहिए, इस तरह की जो बातें करी कि यहाँ पर ताकि व्यापार में थोड़ी उन्नति हो सके। मतलब मार्केट्स को आपने फ्री कर दिया एक तरह से अपने रूल्स और रेगुलेशन से। इसके कारण क्या हो रहा है कि आपको बहुत फायदा में नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मतलब इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर मतलब निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो पहला पॉइंट आ गया अपना कि लिबरलिज्म का इकोनॉमिक स्फीयर में मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। मतलब मार्केट को आप फ्री कर दो, किससे फ्री कर दो भाई, गवर्नमेंट कंट्रोल से, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल। ये चीज़ हो गई कि गवर्नमेंट यहाँ पर फालतू की इंटरफेरेंस ना करे, मार्केट खुद डिसाइड कर लेगा कि कितने में माल बिकना है, कैसे बिकना है, कौन सा माल बिकेगा, किसकी डिमांड होगी, वो सब कौन डिसाइड करना, मार्केट। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। दूसरा देखो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर घुमा के लिख दी कि यहाँ पर जो इसी की आगे का एक्सटेंशन है, मतलब इसी लाइन का ही मान लो आप कि यहाँ पर आप क्या कर दो, अबॉलिश कर दो किसको, स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। मतलब स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि ये व्यापार नहीं करना है, ये करना है, इस पर इतना टैक्स देना पड़ेगा आपको ताकि चीज़ें महंगी हो जाएं और हमारे यहाँ पर जो है हमारे व्यापार ही, हमारे जो खुद की चीज़ें हैं वो बिके। तो जो स्टेट का जो रेस्ट्रिक्शंस लगवा रखे हैं स्टेट ने, वो रेस्ट्रिक्शंस को आप क्या करो यहाँ पर ख़त्म कर दो, ठीक है। वो रेस्ट्रिक्शन को आप क्या करो यहाँ पर ख़त्म कर दो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, तो पहला पॉइंट समझा गया, फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब ही ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका रेस्ट्रिक्शन कमजोर हो जाए। तो दोनों पॉइंट सेम है लगभग, ठीक है। अब अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, एक सेकेंड, हाँ, ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
देखो क्या कह रहा है ये, देखो क्या कहना चाह रहा है कि एक तो आप फ्रीडम कर दो मार्केट की, मतलब क्या इसका कि स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वो खत्म कर दो। स्टेट क्या, तो देखो कई बार जो है ना रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि इस चीज़ का व्यापार नहीं कर सकते, इस चीज़ का करोगे तो हम इतना पैसा टैक्स लेंगे। तो गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे अगर आप जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो वो खत्म कर दो। ये किससे मतलब था, लिबरलिज्म का इकोनॉमिक स्फीयर में मतलब था, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें ड्यूरिंग 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग। देखो आपने पढ़ा था अभी नेपोलियनिक कोड कि जब नेपोलियनिक ने ये वेट एंड मेजरमेंट्स को एक कर दिया, करेंसी को कम कर दिया, ठीक है, और जो टैक्स बैरियर्स थे वो ख़त्म कर दिए, ट्रेड बैरियर्स थे वो ख़त्म कर दिए, है ना, और अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ को एक ग्रुप में मतलब शामिल कर लिया एक तरह से। तो हुआ क्या इससे फ़ायदा कि यहाँ पर व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई और लोगों को भी सही दाम पर चीज़ें मिलने लग गई, व्यापारियों को भी बहुत फ़ायदा होने लग गया। और इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि हमारा जो कंट्री है इस तरह का होना चाहिए जहाँ पर मार्केट में कोई सरकार इंटरफेयर नहीं करे ताकि व्यापार में जो है फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर यही जो डिमांड है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड उभर के आई थी। कब, यहाँ पर दिखा 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। जैसे अब जर्मन स्पीकिंग रीजन था, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग रीजन जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में था, वहाँ पर नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उसका बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, ठीक है, मतलब जर्मन वाला जो एरिया था, जर्मनी उस समय देश एक्सिस्ट नहीं कर रहा था, तो 39 कॉन्फेडरेशंस थी यहाँ पर, ठीक है। कितनी, 39, मतलब ऑलमोस्ट 40 देश, यहाँ पर लगभग 40 तरह के एरियाज थे, 39 कॉन्फेडरेंसीज, 39 स्टेट्स थे। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने यहाँ से माल निकालना है, यहाँ तक भेजना है, तो आप क्या करोगे, जैसे ये स्टेट्स हैं, ठीक है, ऐसे भेजना है आपको। अब आप यहाँ से यहाँ नहीं गए तो यहाँ पर फिर टैक्स भरा, फिर यहाँ टैक्स भरो, फिर यहाँ टैक्स भरो, फिर यहाँ टैक्स भरो, फिर यहाँ, और इसमें सबके यूनिट और मेजरमेंट्स भी अलग अलग है, वेट और सिस्टम स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो इसमें और समस्या आती थी। और कन्वर्जन रेट अलग अलग है सबकी, टैक्सेस सबके अलग अलग है, 5% हर जगह टैक्स लगा दिया। अब मान लो 10 जगह आपको टैक्स लग गया तो आपका वैसे ही प्रोडक्ट जो है काफ़ी महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, उसने क्या करा था, 39 स्टेट्स को कॉन्फेडरेशन बनाया था एक, और मतलब 39 जो स्टेट्स थे इनका एक समूह बना लिया, और ईच ऑफ दिस पोजेसेस ओन करेंसी और वेट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि सबकी अपनी अपनी करेंसी थी, सबके अपने अपने वेट और मेजरमेंट थे। जैसे मान लो कोई 100 मीटर है, कोई 100 मीटर को 10 मीटर मानता है, ठीक है, कोई 100 मीटर को यहाँ पर 1000 मीटर मानता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि साहब यहाँ पर यूनिट का ही समझ नहीं आ रहा है कि यूनिट कौन सी सही माने, तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें, तो यही प्रॉब्लम जो है नेपोलियन कोड ने सॉल्व कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मर्चेंट ट्रैवलिंग, अब देखो 1833 के अंदर ये एग्जांपल भी दिया इसने कि 1833 के अंदर हैब्सबर्ग से अगर आप निकलते न्यूरमबर्ग के लिए अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो आपको कम से कम 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ेंगे और हर जगह 5% का आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा ड्यूटीज भी यहाँ पर लगाई जाती थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। मतलब आपका जो गुड है जो आप बेचने जा रहे हो उसका साइज़ क्या है, उसका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो है एक्चुअली ये टैक्स लगाया जा रहा था, ड्यूटीज लगाई जा रही थी। सभी रीजन की अपने वेट और मेजरमेंट्स थे, अलग अलग स्टैंडर्ड के थे। सो इससे एक प्रॉब्लम आती थी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस, मतलब ये कैलकुलेशंस करने में कि कितना टैक्स आपका बनता है, इसमें बहुत समय चला जाता था, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम थी व्यापार को लेकर, ठीक है। एज ईच रीजन हैड इट ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, और ये चाहिए हो गया द मेजर ऑफ क्लोथ। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो एक क्लोथ हम लेते हैं, जो अपन जनरली अभी जो नाप रहे हैं वो मीटर में नापते हैं ना कपड़ा को, ठीक है। तो यहाँ पर जो LA नाम की यूनिट थी, ठीक है, अपन मीटर में नापते हैं, ये LA में नापते हैं, LA में, ठीक है, ये जो है LA में नापते हैं। अब LA भी जो था ना हर रीजन में अलग अलग था। जैसे एक LA ऑफ टेक्सटाइल, 1 LA ऑफ टेक्सटाइल जो मटेरियल जो फ्रैंकफर्ट में था, अगर आप खरीदते हो तो आपको 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर एक LA क्लोथ आप खरीदते हो तो आपको 55.1 सेंटीमीटर आएगा। और अगर आप यही चीज़ न्यूरमबर्ग में जाकर खरीदोगे तो एक LA जो है 65.6 सेंटीमीटर आपको कपड़ा देगा। तो मतलब ये बता रखा कन्वर्जन एग्जाम्पल के रूप में कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी वेट और मेजरमेंट करने से। तो अब जैसे मान लो आप यहाँ से मान लो एक LA अपन ले लेते हैं, एक LA निकले सामान लेके कि यहाँ बेचेंगे एक LA को, ठीक है, एक LA क्लोथ को। अब आप यहाँ आए, यहाँ पे बोल रहे थे हम 45 मानेंगे सेंटीमीटर, यहाँ है, यहाँ बोलेंगे 55 सेंटीमीटर मान रहे हैं, यहाँ 60 मान रहे हैं, या 10 मान रहे हैं, या 20 मान रहे हैं आगे। तो अभी ये चीज़ हो गया रही है कि आप जो चीज़ लेके निकले ना उसकी कैलकुलेशंस में ही बहुत समय चला जाएगा। ऊपर से यहाँ पर 5% का टैक्स और देना पड़ रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 10 जगह दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया,
50% टैक्स हो गया, ठीक है। इस तरह से मतलब काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, और ये चीज़ जो है आगे चलकर मतलब लोगों ने इसको विरोध करा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता कि अगर ये इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है, ये बैरियर हटा दें, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है, 1 टैक्स ओनली, और करेंसी भी एक है, एक करेंसी, तो यहाँ पर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंसीज भी अलग अलग थी। अब ये समझ नहीं आ रहा लोगों को कि किस तरह से हम कन्वर्ट करें, किस तरह से जो है हम इसमें इतना टाइम वेस्ट करें, हम व्यापार करें या टाइम वेस्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ी इशू था, ठीक है। 1 करेंसी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताने को है। अब देखो आगे, अब होता क्या है, देखो ये चीज़ें डिमांड होती लोगों की कि यार हमारे को इस तरह की चीज़ चाहिए। इकोनॉमिक स्फीयर में ये मतलब हो गया। तो पॉलिटिकल स्फीयर हमने पढ़ लिया था, और ये पॉलिटिकल आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये मिडिल क्लास के लिए क्या मैटर करता है, इकोनॉमिक स्फीयर हमने पढ़ लिया। तो सवाल पूछ सकते हैं आपसे शुरुआत का, हेडिंग भी, और इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है कि यहाँ पर एक ज़ोल्वरिन का क्वेश्चन बनता है, ज़ोल्वरिन बनता है ना, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका। तो ज़ोल्वरिन क्या होता है, क्या है, कैसे कस्टम यूनियन है, ठीक है। तो इस पर एक नोट बना के आप लिख लेना, तो ये सवाल पूछेंगे आपसे। तो ये कस्टम यूनियन है, 1834 के अंदर ये बना था, 1834 के अंदर ये बना था, ठीक है। ज़ोल्वरिन वाज फॉर्म एट इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, मतलब प्रूशिया एक देश हुआ करता था, इसकी इनिशिएटिव पर एक ज़ोल्वरिन बना, और इसमें सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे जर्मनी जो आप देश मानते हो ना, ये एक्चुअली जर्मन देश था, जर्मन देश नहीं था एक्चुअली, प्रिंसिपैलिटी थी छोटी छोटी, मतलब ऐसे मान लो ये जैसे आपको ऐसा देश दिख रहा है ना आज, ये ऐसे छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइडेड था, ठीक है, इस तरह से। तो इस सब को एक्चुअली एक करा था इन लोगों ने। तो ये प्रूशिया ने इसको मतलब आइडिया दिया था कि इस तरह से करते हैं 1834 के अंदर। तो ये चीज़ हो गई। तो ज़ोल्वरिन फॉर्म हुआ प्रूशिया के इनिशिएटिव पे, और कई सारे जर्मन स्टेट्स में ज्वाइन कर लेते हैं। और इस इनिशिएटिव के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो टैरिफ को ख़त्म कर दिया बिल्कुल इन्होंने, कि जो टैक्स लगा रहा है ना इनपुट टैक्स, वो ख़त्म कर दो, टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया। मतलब आप किसी भी माल को जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के हिसाब से बेचो, मतलब कोई यहाँ पर कोई भी सरकार किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा रही है, ठीक है। सो यूनियन अबॉलिश बैरियर, टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी। तो 30 करेंसी थी पहले, अब यहाँ पर सिर्फ 2 रह गई, 30 करेंसी से 2 कर दिए, ठीक है। और जो टैक्स लगता था ना हर बॉर्डर पे 5%, वो टैक्स खत्म कर दिया, तो टैरिफ बैरियर को हटा दिया, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब यहाँ पर जो है नेटवर्क जो बनता है रेलवे का, ये फिर से क्या करता है, मोबिलिटी को स्टिमुलेट करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्नेस करता है, ताकि नेशनल यूनिफिकेशन बन सके। देखो ये बात क्या कहना चाह रहा है कि जैसे अब देखो ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा आपने यहाँ पर ट्रेन लाइन बिछा दी। अब ये जो लाइन्स होती है ना, रेलवे लाइन्स, ये एक्चुअली यूनिटी का काम करती है। तो यहाँ पर रेलवे लाइन बनने से क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरे एरिया में फास्ट मोबाइल होने लगे, फास्ट मूवमेंट होने लगा इनका। तो जब यहाँ पर हुआ तो लोगों के द्वारा इनसे आपस के एक एरिया से दूसरे एरिया के लोग संपर्क में आने लग गए। जब ये चीज़ें हुई तो कुछ यहाँ पर लोगों के मन में ये चीज़ जनरेट हुई, और फिर एक देश की भावना यहाँ पर जनरेट होएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब अब लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो देश को पूरा बनाने में है, तो क्यों ना हम ये जो स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ है इसको एक पूरा देश में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जब हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमने नेशनल यूनिफिकेशन से जोड़ दिया, और ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग इन टाइम। और जो इस तरह की जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था की जो वेव थी, उसने जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे, नेशनलिज्म वाले, देश विरोधी भावना वाले जो सेंटिमेंट थे, उसको फिर से जो है यहाँ पर ग्रो कर दिया इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया हमें कि जो इकोनॉमिक स्फीयर है, इससे लोगों को काफ़ी जल्दी समझ में आया कि हाँ, हमें इस तरह के देश को डिमांड करनी चाहिए ताकि हमारी व्यापार में उन्नति हो। तो ये रेलवे लाइन बिछाने से और फायदा हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगला क्या है, अगला है अपना